नथिंग इज़ इम्पॉसिबल टू अ बिलिंग हार्ट। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हिंदी साहित्य विवेचना में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HP सेट 2020 के प्रश्न पत्र को। और ये परीक्षा आयोजित की गई थी 22/11/2020 को। इस वीडियो में हम प्रश्न पत्र के साथ साथ जो बोर्ड के द्वारा गलत आंसर की जारी की गई है, अर्थात जो आंसर की में गलत प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे और आप उस प्रश्न पर क्लेम भी कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्न पत्र को। तो सबसे पहले दिया गया था 1 से 5 प्रश्नों तक गद्यांश, तो इन्हें गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना था। तो मैं यहाँ पर पूरा गद्यांश नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ जो इसके सही उत्तर है वो आपको बता दूंगा। तो जो पहला प्रश्न था, अर्थात जो पहला गद्यांश का प्रश्न था, उसका सही जवाब होना था कोड नंबर A और B, अर्थात उपयुक्त गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक पूरक शिक्षण सामग्री तैयार करने के कारणों की ओर इंगित करता है। तो यहाँ पर होना था कुछ शिक्षार्थियों की डिजिटल संसाधनों तक पहुँच नहीं हो सकती, और जो B था वो था कोविड-19 महामारी की घटना है। A और B बिल्कुल सही होना था, कोड नंबर A। अगला प्रश्न था अधिगम प्रतिफलों पर आधारित पाठ्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक मांग है। तो ये था B, लक्षित अधिगम सामग्रियों का विकास। जो अगला प्रश्न था उसका सही जवाब होना था कोड नंबर B, अर्थात BCD। अगला था चौथा प्रश्न, तो यहाँ पर होना था पूरक या वैकल्पिक अकादमिक अधिगम सामग्री की तैयारी के लिए पूर्व आवश्यकता है। तो ये ना था ऑप्शन B, हार्ड स्पोर्ट्स की पहचान। और पांचवा प्रश्न था, इसका होना था B सही जवाब, दिसंबर 2020। तो अगला जो प्रश्न था यहाँ पर, तो अगला प्रश्न था कम्युनिकेशन से गैर मौखिक संप्रेषण में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर सही जवाब था ऑप्शन C, शब्द। अगला है सातवां प्रश्न, एक संदेश की सामग्री को प्रभावित करने वाले फिल्टर कहाँ होते हैं। तो ये होते थे ऑप्शन D, वक्ता और श्रोता दोनों के मन में। अगला प्रश्न है आठवां, व्यापक स्तर पर अत्यधिक लोगों को जानकारी प्रदान करने या आदान प्रदान करने को कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है जन संप्रेषण या मास कम्युनिकेशन। अगला प्रश्न है नौवां, निम्नलिखित में से क्या प्रभावी कक्षा संचार की विशेषता है। तो ये है B, नियोजन। अगला है 10वां प्रश्न, सोशल मीडिया के दो उभरते महत्वपूर्ण नैतिक पहलू हैं। तो ये हैं विकल्प नंबर 2, पारदर्शिता और प्राइवेसी। अगला प्रश्न है रीजनिंग का 11वां, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे स्वयं में 13 बार जोड़ने पर 112 प्राप्त होता है। तो ये है विकल्प नंबर B, 8। अगला है श्रृंखला 0 1 1 2 3 5 8 13 का उदाहरण है। तो यहाँ पर इसे सॉल्व नहीं करूँगा, सिर्फ इसके जो सही उत्तर है उन्हें बताऊँगा। तो यहाँ पर आना था विकल्प नंबर B, फिबोनाची श्रेणी, B सही जवाब होगा। जो अगला प्रश्न था 13वां, तो यहाँ पर श्रृंखला में अगले नंबर को चुनना था। तो जो अगला नंबर यहाँ पर आना था वो था विकल्प नंबर 2, 289। अगला था 14वां, तो यहाँ पर आना था सही जवाब विकल्प नंबर D, 3। अगला है 15वां प्रश्न, एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से अमित 19वां है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर थे 37, विकल्प नंबर A सही जवाब है। अगला प्रश्न है 16वां, नीचे दो कथन दिए गए हैं, उनसे 4 निष्कर्ष निकाले गए हैं, उस सही तथ्य का चयन कीजिए जो वैध निष्कर्ष निकालता है या बताता है। तो जो यहाँ पर सही जवाब था वो था विकल्प नंबर B, अर्थात केवल एक। तो एक में था जॉर्ज भावनात्मक है, A सही जवाब होना था इसका। अगला है रिलेशन या ब्लड रिलेशन का प्रश्न। तो जो यहाँ पर सही जवाब था वो था विकल्प नंबर A, पोती या नातिन। प्रश्न पूछा गया था A B की बहन है, F G की पुत्री है, C B की माँ है, D C का पिता है, A D की माँ है, तो A का D से क्या संबंध होगा।
तो ये संबंध था ऑप्शन ए पोती या नातिन का। अगला प्रश्न है 18वां। तो यहाँ पर कथन है धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सिगरेट के पैकेट पर छपी एक चेतावनी। इस कथन में निम्न में से कौन सी पूर्व धारणा अंतर्निहित है? तो जो यहाँ पर पूर्व धारणाएं थी ये थी, पहली थी पूर्व धारणा लोग सिगरेट के पैकेट पर मुद्रित सामग्री पढ़ते हैं। दूसरी थी लोग चेतावनी का ध्यान रखते हैं। तीसरी थी धूम्रपान न करना स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। तो जो यहाँ पर सही विकल्प होना था वो था विकल्प नंबर 2, अर्थात केवल 2 ही सही है। अगला प्रश्न था 19वां। शब्द इंडियन में कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहती है जब उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है? तो ये था 19 का बी 2। अगला प्रश्न है 20। जैसे एंथ्रोपोलॉजी का संबंध मनुष्य से है उसी तरह एथोलॉजी का संबंध है। तो ये था कविताओं को पढ़ने से, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 21वां। आंकड़ों के समूहों के केंद्र को प्रदर्शित करने वाला माप जो परिमाण के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित होता है वह कहलाता है। तो वह कहलाता है विकल्प नंबर सी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। अगला है 22। गुणों के आधार पर आंकड़ों के वर्गीकरण को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है गुणात्मक वर्गीकरण, विकल्प नंबर बी। अगला है 23। इनमें से कौन सा एक गौण डाटा जो सबसे अच्छा वितरण है? तो वह है विद्यमान डेटा, विकल्प नंबर बी। तो आगे क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 24 से 25। तो ये हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के। यहाँ पर हम इनके सिर्फ उत्तर को देखेंगे। तो यहाँ पर पिक्चर थोड़ी सी ब्लर हुई है, तो आगे देखते हैं। तो जो यहाँ पर 24 प्रश्न था इसका सही जवाब था ऑप्शन सी 88। अगला था 25। तो 25 का होना था विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 26 प्रश्न है शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल बुनियादी ढांचा प्रदान करने वाला कौन सा पोर्टल शिक्षक दिवस 2017 पर लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था दीक्षा, विकल्प नंबर ए। अगला है 27। डैश कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को दर्शाता है। तो ये है विकल्प नंबर बी, बग। अगला है 28। निम्नलिखित में से कौन सा डोमेन सरकारी शिक्षण संस्थानों के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये है विकल्प नंबर सी, ac.in। अगला है 29। इनमें से कौन सी एक गूगल एप्लीकेशन नहीं है? तो यह है जी टॉक, बाकी ब्लॉगर, क्लासरूम, जैमबोर्ड ये गूगल एप्लीकेशन है। अगला है प्रश्न नंबर 30। उपयोगकर्ताओं की वरीयताओं को पहचानने और नज़र रखने के लिए कुछ वेबसाइटों द्वारा उपयोगकर्ताओं के कंप्यूटर पर संग्रहित एक छोटी टेक्स्ट फाइल को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है कुकी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 31। क्योटो प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये होगा विकल्प नंबर बी, अर्थात इसमें उत्सर्जन को कम करने का दायित्व विकासशील देशों पर डाला गया है। तो यहाँ पर ये कथन गलत होगा क्योंकि जो उत्सर्जन को कम करने का दायित्व है वो डाला गया है विकसित देशों पे, ना कि विकासशील देशों पर। बाकी सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है 32। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो यह है भारत के गुड़गांव में, भी सही जवाब है। अगला है 33। सतत विकास लक्ष्यों के तहत विशिष्ट उद्देश्यों को कब तक प्राप्त करना है? तो ये करना है 2030 तक। अगला है 34। पानी में फॉस्फेट और नाइट्रेट के इजाफे का परिणाम होगा। तो ये होगा पोषक तत्व संवर्धन, विकल्प नंबर बी सही है। अगला है 35। निम्नलिखित में से कौन सा गैसों का युग्म ग्रीन हाउस प्रभाव का एक प्रमुख कारण है? तो यह है विकल्प नंबर ए, CO2 एंड N2O। अगला प्रश्न है 36। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड
मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अकादमिक संस्थानों के श्रेणीकरण के लिए दिए गए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF में सम्मिलित नहीं है। तो यह है ऐतिहासिक महत्व। बाकी शोध और पेशेवर अभ्यास, धारणा और दृष्टिकोण, आउटरीच और समावेशन, ये NIRF की मानक संसाधन में शामिल होते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है 37। निम्नलिखित में से क्या विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली की विशेषता नहीं है? यह होगा विकल्प नंबर 1। यह संख्यात्मक मूल्यांकन पर बल देती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो एक प्रश्न था जिसे मैं कह रहा था कि आप इसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं, तो ये प्रश्न संख्या है 38। तो ये जो प्रश्न देखते हैं क्या पूछा था, निम्न में से प्राचीन भारत का कौन सा अध्ययन केंद्र पाकिस्तान में स्थित है? तो यहाँ पर जो सही जवाब होना था वो होना था तक्षशिला, पर जो बोर्ड द्वारा इसका गलत उत्तर जारी किया गया है। बोर्ड ने इसका जो उत्तर सही माना है अपनी उत्तर तालिका में वो माना है बल्लभी, पर इसका जो सही जवाब बल्लभी नहीं होगा, वो होगा तक्षशिला। तो यहाँ पर आप लोगों को इस प्रश्न के लिए क्लेम करना चाहिए, क्योंकि ये सरासर दिखता है कि तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है, बाकी नालंदा, बल्लभी और विक्रमशिला ये भारत में स्थित है। तो इस कारण आप प्रश्न संख्या 38 पर क्लेम कर सकते हो। तो इसे आपने अगले महीने की 4 तारीख से पहले क्लेम करना है, क्योंकि 4 तारीख अंतिम डेट है। तो जिस भी विद्यार्थी को लगता है कि उसे क्लेम करना चाहिए तो वो इसे क्लेम कर सकता है, और साथ में ही जो तथ्य या जहाँ से आपने उत्तर देना है वो ऑथेंटिक बुक्स से होना चाहिए। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 39। हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रतीक चिन्ह में नीला रंग इंगित करता है। तो ये करता है शिक्षा और सशक्तिकरण को, विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न है 40। वैदिक युग में वह औपचारिक समारोह या संस्कार जिसमें शिष्य अपने माता पिता के घर को गुरु के लिए छोड़ देता था वह कहलाता था। तो वह कहलाया जाता था उपनयन, विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या गहन अधिगम से असंगत है? तो यह है विकल्प नंबर ए, तथ्यों का स्मरण। अगला है 42। निम्नलिखित में से क्या बहुसांस्कृतिकता का लाभ नहीं है? यह प्रमुख जातीय समूह की मान्यताओं का प्रवर्तन, बाकी सभी हैं। अगला है 43। अभिवृत्ति परीक्षण क्या मापते हैं? तो ये मापते हैं जन्मजात योग्यता और सामर्थ्य। अगला प्रश्न है 44। निम्न में से क्या छात्रों के उच्च स्तर की सोच का आकलन करने में सहायक होगा? तो यह होगा विकल्प नंबर ए, सूत्र का अर्थांकन करना। अगला है 45। छात्रों को कक्षा की गतिविधियों में भाग लेने का मौका देना निम्नलिखित में से किस शिक्षण अधिगम उपागम की विशेषता है? तो यह है लोकतंत्रीय, विकल्प नंबर डी। अगला है 46। एक मेटा विश्लेषण आपको डैश करने की अनुमति देता है। तो ये देता है विभिन्न अध्ययनों के प्रतिफलों की विविधता का अन्वेषण, विकल्प नंबर सी। अगला है 47। किसी समुदाय की संस्कृति के सभी या कुछ हिस्सों का वर्णन करने और उसका विश्लेषण करने के लिए एक गुणात्मक अनुसंधान डिजाइन को डैश कहा जाता है। तो ये कहा जाता है मानव जाति विज्ञान अध्ययन, विकल्प नंबर सी सही होगा। अगला है 48। एक पेपर विशेष में उद्धरण का अर्थ होता है। तो ये होता है किसी अन्य लेखक द्वारा दूसरे पेपर में उद्धृत किया जाना, ये सही जवाब होगा। अगला है 49। निम्नलिखित में से कौन सा कथन घटनोत्तर अनुसंधान अविकल्प के संदर्भ में सही है? तो ये होगा विकल्प नंबर बी, अर्थात यह अनुवर्ती परिणामों पर किसी स्वाभाविक प्रसंग के प्रभावों की पूर्व व्यापक जांच करता है। अगला और अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक शोध के तथ्यवादी उपागम से जुड़ी मान्यता नहीं है? तो ये होगा विकल्प नंबर डी, सामाजिक वास्तविकता आत्मपरक और व्यक्तिगत होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे प्रथम प्रश्न पत्र की टोटल प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं।
तो ठीक है, यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। अगर जो आपको मैंने प्रश्न बताया है, अगर आप लोगों को इस पर क्लेम करना है तो आप इसे समय पर क्लेम कर दें। तो ठीक है, यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। धन्यवाद।